नमस्कार, आप सभी का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। नई दिल्ली में भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने परस्पर सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस के नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का रिकॉर्ड। संभल में कार्तिक महादेव मंदिर के पास नई मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी। कुएं की खुदाई में मिली 2 और मूर्तियां। प्राचीनता का पता लगाने के लिए एएसआई को लिखा पत्र। खामोश हुई तबले की थाप, नहीं रहे उस्ताद जाकिर हुसैन। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में ली अंतिम सांस। और शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन डी गुकेश लौटे स्वदेश। चेन्नई एयरपोर्ट पर लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के डिंगलेरन को दी थी मात। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा सहयोग शामिल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति दिसानायके की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। भारत श्रीलंका संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग रहा है। श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दृष्टिकोण और भारत की पड़ोस पहले नीति में श्रीलंका का केंद्रीय स्थान है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का भारत की उनकी राजकीय यात्रा के आज दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच आपसी सहयोग को लेकर दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ तमाम उन क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जिसमें एक लंबे समय से भारत और श्रीलंका का सहयोग जारी है। हाल ही में श्रीलंका के वित्तीय संकट के बाद जो परिस्थितियां उभरी थी श्रीलंका में, उसमें भी भारत पड़ोसी पहले की नीति के तहत हर तरह के सहयोग के साथ श्रीलंका के साथ खड़ा दिखाई दिया। और अब वित्तीय स्थिरता श्रीलंका में लाने के सिलसिले में भी भारत का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कई ऐसे बड़े विषय हैं जिन्हें लेकर भारत और श्रीलंका के बीच इस पूरी यात्रा में चर्चा होनी है। दोनों ही देशों के बीच सहयोग लंबा रहा है। हैदराबाद हाउस में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रपति दिसानायके के साथ श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता का दौर जारी है। दोनों ही देशों ने आपसी हितों के तमाम मुद्दों पर बातचीत की।
राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये उनका राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद यानी सितंबर में चुनाव जीतने के बाद ये पहली विदेश यात्रा है और पहली विदेश यात्रा भारत की विदेश यात्रा के कई मायने हैं। हालांकि श्रीलंका से भारत के संबंध प्राचीनतम संबंधों में भी देखा गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद भारत पहला देश चुना जाता रहा है श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा अपनी राजकीय यात्राओं के लिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि दिसानायके की इस यात्रा को कई मायनों में अहम भी बताया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी नेता रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका में नए बदलावों को लेकर और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों के साथ ही बदलती जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति दिसानायके का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। सहयोग के कई नई क्षेत्रों को भी तलाशा जा रहा है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर भारत के साथ श्रीलंका के सहयोग के कुछ नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। भारत और श्रीलंका आपसी आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान तमाम विषयों पर जिन पर चर्चा हुई है उस पर विस्तार से आगे हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही दोनों ही नेता अब से थोड़ी ही देर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दोनों ही देशों के बीच किन मुद्दों पर आपसी सहमति पत्र और ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, ये भी अब से और थोड़ी ही देर में सामने आएगा। हालांकि द्विपक्षीय सहयोग के तमाम उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनमें आने वाले समय में निवेश को बढ़ाया जाएगा। निवेश के नए अवसरों को तलाशने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिन पर दोनों ही देशों के बीच सहयोग को लेकर आगे बढ़ने की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति दिसानायके अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा में वो विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की मुलाकात में भी ये सभी नेता मौजूद हैं। दोनों ही देशों की ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता इस समय आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में जारी है और इसके कुछ ही देर बाद अब दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर फोकस है और राष्ट्रपति दिसानायके की इस यात्रा पर एक तरह से दुनिया के बड़े देशों की भी नजरें हैं। दिसानायके जिस विचारधारा और वामपंथी नेता होने के नाते भी क्या भारत और श्रीलंका के संबंधों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा, इस तरह के जो तमाम कयास थे उन्हें पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रपति दिसानायके की पहली भारत राजकीय पहली यात्रा, वो भी भारत को चुनना, ये अपने आप में कई बड़े संकेत देती है और यही कारण है कि दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा पर हैं। हम जानते हैं कि भारत की यात्रा के बाद जनवरी में संभावित है राष्ट्रपति दिसानायके की चीन यात्रा। तो कई मायनों में राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा अहम है।
और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दिसानायका की मुलाकात जारी है। अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तब भी हम देखेंगे कि किस तरह से दोनों देशों के बीच सहयोग के बड़े रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। राज्यसभा में आज से भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना तक में संशोधन कर डाला, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मदद करने के लिए थे। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनी पहली अंतरिम सरकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के लिए पहला संविधान संशोधन किया था। India, a democratic country, which prides itself even today about freedom of expression, saw the first interim government coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that is within 1 year of adoption of the Constitution. राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि मोरारजी देसाई की सरकार में 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से बदलने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया था। Was the Prime Minister? जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the Prime Minister, and when she was the Prime Minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि कुमार सीधे संसद से। ऋषि, हमने देखा कि लोकसभा में 2 दिन की चर्चा में कई ऐसी बड़ी बातें सामने आई संविधान को लेकर, लेकिन राज्यसभा में आज चर्चा शुरू हुई है। निर्मला सीतारमण ने इस चर्चा की शुरुआत की है। किस तरह से एक सार्थक बहस की तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान के 75 वर्षों की यात्रा को लेकर बढ़ता दिख रहा है? देखिए ऋतु, ये बेहद शानदार पल है संसद के लिए, जबकि हमने लोकसभा में 2 दिन तक लगातार इस बात की चर्चा की कि हमारे संविधान को हमने जो अंगीकार किया है उसके 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश इस समय किस स्थिति में है और हम किस तरीके से संविधान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रक्रिया को जब हमने राज्यसभा में बढ़ते हुए देखा, जबकि हम देख रहे थे कि राज्यसभा में काफ़ी दिनों तक व्यवधान चला, पिछला सप्ताह बिल्कुल नहीं चल पाया, कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद आज जो पूरे सदन की परिस्थिति बनी वो कह सकते हैं कि हम एक बार फिर से ये साबित करने में सफल रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को समय समय पर मजबूत करने में हमेशा कामयाब रहे हैं और जब ज़रूरत होती है तब हम अपने सभी विरोधाभासों को भुलाकर एक सार्थक चर्चा और सार्थक बहस करने में सक्षम हैं। आज की चर्चा की शुरुआत वैसे तो कहें तो बहुत अनोखे अंदाज में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए और हमले बोले जिसमें कि
आज के वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस जिन चीज़ों को मुद्दा बना रही है उसी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आज अपनी राजनीति कर रहा है, अगर हम उनकी सियासत को देखें, उनके सत्ता के दौर को देखें तो उन्होंने इसके उलट ही काम किया है। सबसे पहले संविधान संशोधन का जिक्र एक अंतरिम सरकार के तौर पर जो किया गया उसका उन्होंने जिक्र किया, और जिस तरीके से जो प्रीएम्बल में समाजवाद शब्द को जोड़े जाने की उन्होंने जो तीखी आलोचना की और कहा कि हमारे जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो पहले से ही जन कल्याण की भावनाओं को रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए और अपनी पोजीशनिंग के लिए समाजवाद का शब्द जोड़ा, जबकि गरीबी हटाओ जैसा नारा लगाकर उन्होंने खुद ही बता दिया था कि देश की स्थिति उन्होंने कहां तक पहुंचाई है। तो उनके भाषण में निश्चित तौर से कांग्रेस पर तीखा हमला था, और कांग्रेस ने भी बीच बीच में हमने देखा कि जयराम रमेश जिन चीज़ों को लेकर वित्त मंत्री उन पर अटैक कर रही थी कांग्रेस के ऊपर, तो हमने देखा कि एक इंटेलेक्चुअल डिबेट यहाँ पर दिखाई दी, और उन्होंने तमाम किताबों का जिक्र किया, तमाम कोटेशंस का जिक्र किया, बाबा साहिब का जिक्र किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक शानदार शुरुआत वित्त मंत्री के द्वारा इस बहस में दिखाई दी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बहस को आगे बढ़ाया है। उन्होंने सबसे पहले नमन किया उन लोगों को जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि स्थापित किया। उन्होंने कहा कि 1931 से ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जबकि कांग्रेस ने जिस तरीके से देश की सरकारें बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी और अपनी सरकारें बनाने के क्रम में कानून बनाने का जो अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में मिला था, उससे ये प्रक्रिया शुरू मानी जा सकती है। और उसके बाद 1935 का जो कानून था, जैसे कि सभी जानते हैं, एक बड़ा कानून था जिसमें कि भारत ने अपने लिए संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं वहीं से हमने शुरू कर दी थी। और इस संविधान में भी 1935 के तमाम प्रावधान को उसी स्वरूप में हमने स्वीकार भी किया है। तो कांग्रेस ने अपनी लेगेसी को जहां पर स्थापित किया, वहीं हमला भी बोला सत्ता पक्ष पर, कहा कि हमें डर है कि कहीं ना कहीं संविधान को लेकर हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, और इस दौरान जो चर्चा है वो सार्थक रूप से आगे बढ़ रही है। जी ऋषि, आप क्योंकि इस चर्चा को सुन रहे हैं और देश सुन रहा है इस चर्चा को, क्या ऐसा लगता है कि जब हम इस संविधान के 75 वर्ष की यात्रा की बात करते हैं, एक मजबूत लोकतंत्र भारत का, उसका आधार संविधान है, ऐसे में जब विपक्ष सवाल सत्ता पक्ष से संविधान में छेड़छाड़ की करता है, तो इतिहास एक बार फिर याद दिलाता है कि किस तरह से संविधान की आत्मा में बदलाव किया गया। यानी कि प्रीएम्बल में जो आपने जिक्र करा, वो जो बदलाव किए थे, वो जो एक अपराध है संविधान के साथ, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही साथ इमरजेंसी आपातकाल का ये वो दौर था जिसमें कांग्रेस बनाम सारी राजनीतिक पार्टियां देश में थी। तो आज इस संसद में भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की कई पार्टियां मौजूद होंगी, लेकिन वो ऐसा कालखंड है जिसमें कांग्रेस के इतर तमाम राजनीतिक पार्टियां दूसरी तरफ लाइन के खड़ी दिखाई देती हैं आज भी उस मसले पे। बिल्कुल, अब देखेंगे चर्चा जब आगे बढ़ती है तो बाकी के राजनीतिक दल उनकी क्या अपनी पोजीशनिंग रहती है, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प डिबेट आज शुरू हुई है जिसमें कि वित्त मंत्री ने जो तमाम मुद्दे रखे हैं सदन के सामने, मुझे लगता है कांग्रेस आज उसी को डिफेंड करती हुई ज़्यादा दिख रही है। एक तो सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि संविधान जो कि हमारे देश को चलाने का एकमात्र उपाय है जिससे कि हम अपने देश को एक रख सकते हैं और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं। तो संविधान को लेकर आज जो तमाम बातें हो रही हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा लंबा अनुभव रहा है सत्ता का कांग्रेस का, उसको ज़रूर बताया गया कि आपने संविधान के साथ क्या किया। जो 42वां संविधान संशोधन रहा, आपातकाल तो एक बड़ा पहलू है ही, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन था जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो उसको लेकर एक बड़ी बहस आज मुझे लगता है कि सदन में रखी गई है। इसमें के नेता सदन ने भी बीच में इंटरवीन करते हुए कहा कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने 42वें संविधान संशोधन को किस तरीके से देश के सामने रखा और इसको संविधान
संशोधन के माध्यम से ही ये पुराने संविधान संशोधनों को उन्होंने खारिज किया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात रही कि कांग्रेस की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया कि उस समय जो गलतियां हुई, स्वयं इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन को 1978 में जब उनकी सरकार जाने से पहले ये स्वीकार किया था और उनको हटाने की प्रयास किए थे। कुछ जो प्रावधान थे उनको बदलने की कोशिश की थी और बदले भी थे। तो ये जो कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति भी है और आरोप प्रत्यारोप है। इसमें मुझे लगता है सबसे मूल तत्व यही है कि हम अपने संविधान के प्रति कितने संवेदनशील हैं, अपने संविधान को कितना पवित्र मानते हैं और क्या हमारे लिए कितना ये ज़रूरी है। संविधान के माध्यम से ही हम देश अब तक आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो दोनों ही पक्षों का अगर संविधान को लेकर ये आग्रह है कि इसको कैसे मजबूत किया जाए, तो ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरफ विपक्ष जहां आरोप लगाता है तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी बता दिया कि आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया। तो एक दूसरे को विजिलेंट करना और खुद विजिलेंट होकर संविधान के पक्ष में खड़े होना, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी मजबूती है और इसको हम सदन में चर्चा के दौरान होता हुआ देख भी रहे हैं। और ये मुझे लगता है हर सरकार के लिए एक चेतावनी भी होती है कि जब जब संविधान पर आगे भी चर्चा होगी तो उसकी इस मामले में समीक्षा जरूर की जाएगी कि उन्होंने कैसा काम किया था और कितना वो संविधान सम्मत था। निश्चित तौर से जो बड़ा कार्यकाल रहा है देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो संविधान में तमाम बदलाव किए, चाहे वो सकारात्मक रहे हों या नकारात्मक रहे हों, ये उनके लिए आत्मचिंतन और आत्ममंथन का भी वक्त है। जबकि हम देश में 75वें वर्षगांठ के तौर पर संविधान को अंगीकार करने को पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऋतु जी ऋषि, बिल्कुल 2 दिन की ये चर्चा और इससे पहले लोकसभा की भी चर्चा, लगातार विपक्ष जो तमाम सवाल उठा रहा है संविधान में बदलाव को लेकर, सत्ता पक्ष पर, सरकार उन तमाम आरोपों के जवाब भी आज देश के सामने इस चर्चा के दौरान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस पूरी चर्चा के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में 46 साल तक बंद रहे मंदिर के पास खुदाई के दौरान मां गौरी और माता पार्वती की प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। ये मूर्तियां मंदिर के पास स्थित कुएं में खुदाई के दौरान निकली हैं। खुदाई के द्वारा निकाली गई मूर्तियों को लेकर वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बीते शनिवार को प्रशासन ने 46 साल से बंद भगवान शंकर और बजरंगबली के मंदिर खुलवाए थे और अब यहां बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। साल 1978 के दंगों के बाद ये पहला मौका था जब मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। ASI को पत्र लिखा है। और उत्तर प्रदेश के संबल जिले में 46 साल तक बंद रहे मंदिर के पास खुदाई के दौरान मां गौरी और माता पार्वती की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। जिला प्रशासन पूरे संबल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है और इस मुद्दे पर DD न्यूज के संवाददाता ने संबल के जिलाधिकारी के साथ विशेष बातचीत की।
जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, अतिक्रमण पर कब तक कार्रवाई चलेगी? नगर पालिका परिषद संभल के माध्यम से ये जो पूरा अतिक्रमण है तब तक चलेगा जब तक पूरी संभल तहसील और नगर पालिका क्षेत्र जो है हमारा वो एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाता। सर, अगर बात की जाए तो अभी एक मंदिर मिला, 46 साल बाद उसको खोला गया। क्या उम्मीद की जा रही है कि संभल के इन तमाम क्षेत्रों में इस तरीके के मंदिर और भी मिल सकते हैं? ये बहुत प्राचीन नगर रहा है और यहाँ पर इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। विशेष रूप से जो संभल महात्म्य में आता है 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ। तो हम लेखपालों की और कानूनगो और हमारे एसडीएम की पूरी टीम के माध्यम से इनको खोज रहे हैं और कूप तो लगभग सारे मिल चुके हैं हमें, और जो तीर्थ 68 बताते हैं उनमें से हमें कुल 29 के आसपास तीर्थ मिले हैं। तो बाकी खोजबीन जारी है जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो एनक्रोच हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें मिट्टी में दब गई हैं, या किसी ने खेती कर ली है उसके ऊपर, या किसी ने दबा दिया है, तो उन सभी को हम रिवाइव कर रहे हैं। सर, बात की जाए, आपने एक पत्र लिखा है एएसआई को कार्बन रेटिंग के लिए जो कुआं और मंदिर मिला है उसको लेकर। हाँ, हमारे एक पत्र लिखा गया है ताकि जो कुआं है विशेष रूप से वो प्राचीन है, क्योंकि मंदिर का पुनरुद्धार तो नियमित रूप से होता है, तो दोनों की ही प्राचीनता का पता लगे, इसलिए पत्र लिखा है। बाकी सर, एक चर्चा बहुत चल रही है कि जो कैला देवी मंदिर जहाँ है वहाँ पर नाम बदलने को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है। जो तहसील है मुजाहिदीनपुर शायद उसका नाम है। हमारा ऐसा कोई अभी नहीं है, लेकिन यदि ग्राम सभा अपना प्रस्ताव भेजेगी तो हम शासन में भेजेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया, जिनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने का कार्य तब तक चलेगा जब तक पूरी तरीके से वो इलाका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज संभल। और इस खबर पर निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे संभल से। निशांत, अभी इस समय डीएम ने बताया कि करीब 68 तीर्थ हैं, तो इसका मतलब कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत अभी बहुत कुछ और मिलना बाकी दिखता है संभल में। देखिए, अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा कि जो मंदिर मिला है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की लगातार संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है और भक्त लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, मंदिर में लगातार भक्त जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये प्राचीन मंदिर लगभग 400 साल पुराना बताया जा रहा है और मंदिर की आप ऊंचाई देख सकते हैं कि इतना बड़ा मंदिर छुपा रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाहर कीर्तन चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इस समय कीर्तन गाया जा रहा है और जो भक्त हैं वो कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ कीर्तन के अलावा अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो दूसरी तरफ आरएएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं मंदिर परिसर के बाहर, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर बुला ली गई है और लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये वही रास्ता है जहाँ पर जो कुएं हैं, मैं कुएं की तरफ आपको एक बार ले चलना चाहूँगा कि आप एक बार देखिए कि अब कुएं पर भी लोग यहाँ पर आकर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर अब धूप बत्ती आपको नजर आ रही होगी कि धूप बत्ती लगा दी गई है, लोगों द्वारा इस कुएं की पूजा की जा रही है, क्योंकि यहाँ से भी कुएं के अंदर से भी जो प्रतिमा है वो मिली है। और सामने आपको दिखलाना चाहेंगे कि अभी जो मलबा कुएं को खोदने में निकला है, अब मलबे को हटाने का कार्य यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से काफी तेजी से यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं और लगातार भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। जी निशांत, ये जो इलाका है ये संभल शाही मस्जिद से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे बताया जाता है, तो आसपास की जो रिहायशी इलाके हैं, आसपास की कॉलोनियों में कौन लोग मुख्य रूप से रहते हैं? क्योंकि ये मंदिर, अगर हम ये बात करें कि पिछले 50 साल से बिल्कुल पूरे तरीके से बंद पड़ा था, किसी को मालूम नहीं था इस इलाके में कि किसी तरह का कोई मंदिर भी है। अगर जिला प्रशासन अतिक्रमण जैसी कोई कार्रवाई न कर रहा होता तो ये मंदिर आज भी नहीं पता चलता। देखिए, वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि जो संभल सांसद हैं
उनका घर यहाँ से मात्र आपको मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और ये इलाका यहाँ के पुराने इलाकों में, हालांकि पहले प्रशासन भी इस इलाके में आने की हिम्मत नहीं करता था और बिजली चोरी की जो समस्या थी यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जाने लगा खासकर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, अब उसका असर ये हुआ है कि प्रशासन पहुंचा है। और जैसा कि हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो संभल में 38 तीर्थ हैं उनमें से 39 खोजे जा चुके हैं, बाकी की खोजबीन जारी है और संभल प्रशासन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और लोगों का कहना है कि ये प्राचीन मंदिर भी उनमें से एक है, भगवान शिव का मंदिर है, ये कार्तिकेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है और मंदिर में अगर बात की जाए तो अब श्रद्धालु बड़ी संख्या में आने लगे हैं। जी निशांत, आप जिस इलाके में आपने बताया कि बड़ी फोर्स लगाई है प्रशासन ने, आरएएफ तैनात की गई है, क्या किसी तरह की कोई आशंका है, किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट है या ये एहतियाती तौर पर ही, और एहतियाती तौर पर भी क्यों ये करना पड़ा? देखिए, बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उस हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन अब किसी भी कार्रवाई में कोई भी ढील नहीं देना चाहता है। इसी के चलते एहतियातन तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए, क्योंकि ये जो मंदिर है ये एक समुदाय विशेष जहाँ 1978 के बाद जो हिंदू समाज था यहाँ से पलायन कर चुका है और समुदाय विशेष यहाँ पर रहता है और ऐसे में कल को यहाँ पर कोई भी अनहोनी ना हो जाए, उसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर सख्ताई की हुई और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ का वातावरण खराब न कर सके। जी निशांत, क्या मंदिर की सुरक्षा के लिए भी पुलिस तैनात किए जाते हैं? मंदिर यानी कि आरती के बाद जब पट बंद हो जाते हैं शाम को, उसके बाद, या मंदिर में कोई पुजारी या आसपास कोई पुजारी रहता है रात में? देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पर शाम को मंदिर की आरती के बाद जो पुजारी हैं वो चले जाते हैं। आपको एक बार प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर में सबसे पहले मंदिर के बाहर लाइट की व्यवस्था की गई है कि अंधेरे में भी जो है लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो लाइट लगाई गई है। और जो स्पेस है, जो ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो दीवार है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से इसको घेरा गया था, जिसके चलते इस मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल रही थी। इसको प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा एक बार नीचे दिखाएं। नीचे यहाँ पर भी दीवार खड़ी कर दी गई थी और इसकी वजह से मंदिर किसी को भी नहीं दिखता था कि यहाँ पर मंदिर है। इसको तोड़ा गया और ये पूरी अब यहाँ पर बैठने की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि दरी यहाँ पर बिछाई हुई है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे वो इस दरी पर बैठकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं और अंदर मंदिर के जो है अंदर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की भक्ति में यहाँ पर कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, निशांत, अंत में आपसे एक सवाल और, जो वहाँ रिहायशी हिंदू हैं, क्या उनको ये लगता था कि इस मंदिर की उनको मतलब उनको ये पता था कि यहाँ पर मंदिर है, लेकिन इस तरह से उस पर अतिक्रमण किया गया है या उसे दीवारों से चिनवा दिया गया है या ढक दिया गया है, इस तरह की कोई शिकायत सामने आई है क्या? इस सिलसिले में इससे पहले जिला प्रशासन से शिकायत की गई है? मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। अगर बात की जाए इस मंदिर की, आपको सबसे पहले बताइए, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? मेरा नाम शत्रुघ्न आर्या है और मैं सराय तीन का रहने वाला हूँ। क्या इस मंदिर की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? इस मंदिर की जानकारी मुझे मतलब 70 साल पहले से थी। तो क्या कारण है कि इस मंदिर पे आप लोग पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे? यहाँ पे मतलब जो है तमाम रस्तोगी के करीब मतलब 70 परिवार रहते थे। 70 परिवार के मतलब 300-400 आदमी रहते थे, जिसमें सबसे मौजूदा आदमी होते वो राम सेवक गद्दा थे, दूसरे प्रताप सिंह, हरि सिंह। मेरा सवाल ये है कि पूजा अर्चना क्यों नहीं कर पाते थे? पूजा अर्चना सन 78 में जो झगड़ा हुआ था उस समय यहाँ पे बड़ी मारकाट की गई, तो यहाँ के लोगों को मतलब चला गया। और डॉक्टर शफीकुर रहमान का भाई था मंजर शफी, उसने यहाँ के लोगों को लेकर के और इस मंदिर की पूजा करनी बंद करा दी।
जबरदस्ती। सांसद के चाचा जी, सांसद का सगा भाई मंजर सफी चचेरा, नहीं सफीकुर रहमान बर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीवार रहमान के जो अब वर्तमान सांसद है उनके चाचा जी, उनके दादाजी, अच्छा दादाजी, उनके दादा मंजर सफी, उसने यहाँ बलबा करा दिया था जी। और मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि इतना बलबा तगड़ा हुआ था कि यहाँ से लोग पलायन कर गए, यहाँ 40-50 आदमी मारे गए थे। ये मंदिर तभी से इन्होंने कब्जा लिया। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये कुआं करीब मतलब जो 7 मीटर चौड़ा है। ये 7 मीटर चौड़ी इसकी मन बनी हुई थी, जहाँ पे बैठ के लोग बाग पंचायत वगैरह और अपने मतलब भजन कीर्तन करते थे। आज मतलब ये कुआं भी पट गया था, यहाँ इस पर कब्जा कर लिया गया। तो जिन लोगों को मंदिर के विषय में पता था वो केवल डर की वजह से पूजा नहीं करते थे? नहीं, डर की वजह से भाग गए, यहाँ से चले गए। चले गए, बाकी जो आसपास हिंदू रहते थे वो डर की वजह से नहीं आते थे? हाँ, बिल्कुल डर की वजह से नहीं आते थे। अगर वो यहाँ आए तो इन्होंने मतलब वोटर दिखा दिया कि काट देंगे, क्योंकि 40-45 आदमी काट दिए थे इन्होंने सन 78 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर थी। यहाँ पर पूजा करने से लोग डरते थे। दूसरी तरफ जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो अब प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए तमाम राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निशांत, 1978 के दंगों के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने इस इलाके पर पूरा कब्जा किया था और इस मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था और यहाँ आने की किसी तरह की कोई अनुमति किसी को नहीं थी और कोई इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता था मंदिर को खुलवाने के लिए। इस तरह का जो पूरा एक तरह से वातावरण था और उसको एक राजनीतिक संरक्षण एक लंबे समय तक दिया गया है। तो 1978 के बाद से आज जाके मतलब कि 50 साल के बाद आज यहाँ पर लोग पहुंचकर अब पूजा अर्चना इस मंदिर में कर सकते हैं। ये एक तरह से वहाँ मौजूद तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद निशान इस पूरी बातचीत के लिए संबल से। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों के परिजनों और नक्सली हिंसा के शिकार लोगों के परिवारजनों से संवाद के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से 270 से अधिक नक्सलवादी मारे गए हैं, जबकि 900 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं 600 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद से दंतेश्वर की भूमि में एक भी रक्त की बूंद नहीं बहेगी। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहाँ सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए हैं और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा। इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। अमित शाह ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से संवाद किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सली मरकमदुल्ला ने इस दौरान अपने खौफनाक अनुभव साझा किए। मरकमदुल्ला ने बताया कि माओवादी नेता शादी करने की इच्छा रखने वाले कैडरों की जबरन नसबंदी करवाते हैं। अगर नक्सली कैडरों को शादी करनी होती है तो उनके लिए नसबंदी करवाना अनिवार्य है। नक्सल विचारधारा को मैंने पूरा अध्ययन करके समझ गया। खुद के लोगों को मार काट करके ये संगठन चल रहा है। अभी नक्सलियों में मेरा नसबंदी भी करा दिए थे। यहाँ आने के बाद नसबंदी भी खुलवाया। मेरा 1.5 साल का एक बच्चा भी आ गया है। अभी मैं बहुत खुशी से मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ। तो ये पूर्व नक्सलियों के अनुभव हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह के आतंक के साए में वहाँ पे जो तमाम ग्रामीण वासी हैं वो किस तरह से नक्सलियों के आतंक के तहत काम करते थे। खबरों में आगे, मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोप्साई ने आज महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति द्वारा उन्हें महात्मा गांधी पर आधारित
कुछ पुस्तक और चरखा भी भेंट किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्र को वापस मांगा जा रहा है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि ये पत्र राष्ट्रीय संपत्ति है और कांग्रेस को इसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी ने मांग की है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निजी पत्र जो सोनिया गांधी ने लिए थे उन्हें वापस किया जाए। संग्रहालय ने इसे लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। ये पत्र साल 2018 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने मंगवाए थे। और आइए अब सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय, जहां संबित पात्रा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संजय जी, और आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी ने देखा कि सुबह से एक गंभीर विषय टेलीविजन के माध्यम से भी चल रहा है और आज अखबारों ने भी इस विषय को गंभीरता के साथ उठाया है। सभी को विदित है 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम होता था, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, 3 मूर्ति पे जो स्थित है, और आज जहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, मेमोरियल और लाइब्रेरी है, देश के तमाम प्रधानमंत्री के मेमोरी में, उनके स्मरण में, उनकी भूमिकाओं पर वहां पर संग्रहालय बनाया गया है, पीएमएमएल। पीएमएमएल को चलाने के लिए, प्रधानमंत्री के संग्रहालय को चलाने के लिए लगभग एक 29 दल का सदस्य का मेंबर है, और ये 29 मेंबर टीम की इसी वर्ष फरवरी में, फरवरी 2024 को मीटिंग हुई थी। उसकी मिनट्स रिकॉर्डेड है, उसकी मिनट्स भी पब्लिक है। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा विषय, एक गंभीर विषय पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया गया। पब्लिक डोमेन में उनके मीटिंग में यह बताया गया कि 1971 में जवाहरलाल नेहरू के जो पत्राचार थे, अब प्रधानमंत्री थे, उस समय ईमेल और मोबाइल इत्यादि नहीं होती थी, तो स्वाभाविक रूप से पत्राचार के माध्यम से, थ्रू द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, कम्युनिकेशंस होते थे भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों के साथ। तो जो पत्राचार 1971 में डोनेट किया गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को, बाद में 2008 में उस समय की तत्कालीन यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। रिप्रेजेंटेटिव का नाम एम.वी. राजन है, और 5 मई 2008 को, उससे पहले ये राजन साहब मार्च के महीने में सन 2008 में नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जो सेंटर है वहां आते हैं, वहां आके अध्ययन करते हैं नेहरू जी की चिट्ठियों का, और कुछ चिट्ठियों को चिन्हित करते हैं कि ये चिट्ठियां मैं चिन्हित करता हूं। और अंततोगत्वा 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में मैं चिन्हित करता हूं। और अंततोगत्वा 5 मई 2008 को जो उस समय के डायरेक्टर थे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के, उन डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर लगभग 51 कार्टन्स में, डब्बों में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो नेहरू और कई व्यक्तित्वों के बीच करस्पॉन्डेंस था, उनमें से कुछ नाम भी आज अखबारों में सामने आया है। नेहरू और मुख्यतः एडवीना माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन की धर्मपत्नी लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच जो करस्पॉन्डेंस था,
ठीक उसी प्रकार जननायक, लोकनायक हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने भारत के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी के खिलाफ जिन्होंने बढ़ चढ़ के क्रांति किया, वैसे जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी जो करस्पॉन्डेंस या संवाद रहा, पत्राचार रहा। जगजीवन राम एक बहुत बड़े नेता हुए, जगजीवन राम के साथ भी जिस प्रकार का करस्पॉन्डेंस रहा, ये सारे करस्पॉन्डेंस इन चिट्ठियों को 51 कार्टन में बंद करके एमवी राजन जी ने डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर 5 मई 2008 को इसे सोनिया जी के घर भेज दिया। इट वॉज सेंट टू दी रेसिडेंस ऑफ द देन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। जब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सदस्य बैठे अपने जनरल बॉडी मीटिंग में और इस विषय पे चर्चा की फरवरी में, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल ये चिट्ठियां नहीं है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस हुआ, यह देश को जानने का अधिकार है, और यह निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 1971 में डोनेट किया गया था और राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ट्रेजर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। ये म्यूजियम का एक हिस्सा था। अगर म्यूजियम से कोई मूर्ति आप ले जाएं, म्यूजियम से कोई पेंटिंग आप ले जाएं, तो ठीक प्रकार अगर आप म्यूजियम से कोई चिट्ठी ले जाएं, तो क्या ये न्यायोचित होगा? इज दिस लीगल? इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को, और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन हैं जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को ये चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है, कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट। ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग, एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten, between Nehru ji and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? इसमें दो चीजें गंभीर है। पहला विषय है The sense of entitlement of the first family। जो पहला परिवार है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा,
उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कई मीडिया हाउसेस ने चिट्ठी भी लिखा राहुल गांधी को कि आप इसका उत्तर दें, मगर जो हमने आज अखबारों में पढ़ा है, राहुल जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। स्वाभाविक है, हम देश की ऑपोजिशन पार्टी से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे तो आज अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण आज उन्हीं के घटक दल के ओमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। लीडर बन के उभरते हैं, लीडर जबरदस्ती मैं लीडर हूं इस प्रकार से आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। अब ये जो गांधी परिवार और राहुल जी की लीगेसी है, इसकी सच्चाई अब उनके घटक दल भी जान रहे हैं। और आज हम भी ये डिमांड करते हैं, जब से ये दस्तावेज अखबारों में छपा है, कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करे और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जो आज हमने पार्लियामेंट में भी रखा है, कि आखिर कितनी चिट्ठियां गई थी, उतनी ही चिट्ठियां वापस आई कि नहीं आई, और नहीं आई तो उसमें ऐसा क्या लिखा था कि वो नहीं आई। धन्यवाद। भट्ट साहब, तो बीजेपी ने एक तरह से सफाई मांगी है कांग्रेस से कि 2008 में सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन, साथ ही साथ जगजीवन राम और उन नेताओं के साथ जो उनके पत्राचार हुए, उन तमाम चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया था। हाल ही में राहुल गांधी से ये कहा गया है कि वो उन तमाम पत्रों को और जो भी सारी संपत्ति जो उनके पास है जवाहरलाल नेहरू के, उस कन्वर्सेशन और उस पत्राचार से जुड़ी हुई, उसको वो वापस पीएम संग्रहालय को वापस करें, क्योंकि ये किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। इस पर और भी देखेंगे आगे क्या किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। उससे पहले आपको बताते हैं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुसलमान वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई, ये उचित नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हज़ारों ब्रांड हैं बैग के, हज़ारों लाखों हो सकते हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। बोधगया में बांग्लादेश हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया है। और आइए सीधे आपको अभी लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच संयुक्त वार्ता शुरू हो रही है। Your Excellency, Mr. Anura Kumar Dissanayaka, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Sri Lanka bilateral cooperation. These are by the way of announcements and exchange of protocols and memorandums of understanding, followed by press statements by our two leaders. First, we shall witness the exchange of protocol amending the agreement between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Honorable Vijit Herat, Minister for Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism, and on the Indian side by His Excellency Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. Mr. Ministers, please.
Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between the National Center for Good Governance, Government of India, and the Sri Lanka Institute for Development Administration on training and capacity building program for civil servants of Sri Lanka. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Mrs. Shenuka Seneviratna, High Commissioner of Sri Lanka to India, and on the Indian side by Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar and good afternoon. Your Excellency, Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, and members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति दिशानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति दिशानायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा।
श्रीलंका में यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, इस प्रोजेक्ट के लिए भी भारत भागीदारी करेगा। फ्रेंड्स, हम दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत है कि हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। हम मानते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और साथ ही हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है। हमने निर्णय लिया है कि नागपतिनाम और कंकेसंथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलाइमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति दिसानायक और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। मैं उनकी बोध गया यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, to give his remarks to the media. Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, journalists. After becoming the President of Sri Lanka, this is my first foreign visit. And I'm so happy that I was able to come to Delhi on my first state visit. I want to thank India for the invitation extended to me, and also for the warm hospitality that was extended to the whole delegation, including myself. I want to thank
Honorable Prime Minister Modi and President Murmu for that support and hospitality. This visit paved the way for the cooperation between the two countries to be developed further. Social protection and durable development are the cornerstones on which the people of our countries have elected both of us to power. This is the parliament which has the most number of members of parliament from one single party. Never in the history have we had a composition like this. The National People's Power achieved a historic electoral victory at the recently concluded presidential election and the general election. The message expressed by the people of Sri Lanka paved the way for a new culture to emerge in Sri Lanka. The people in the north, the south, the west and the east, they have all placed their faith in us. The people in all parts of the country, who belong to all communities and all creeds, religions, have voted for us. Diversity is a cornerstone of democracy. I know that I have understood that. From caring and sharing, we have to be a member of development. The development that is taking place in the country should be an inclusive development for which we get the participation of people of all communities. Honorable Prime Minister Narendra Modi and myself had bilateral talks a few minutes ago. We undertook a comprehensive review of our aspects on both the countries, and we shared our experiences and also the avenues that we can look at for further advancement. We faced an unprecedented economic crisis a few months ago, rather some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support, and also he assured us that he will always protect the territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka. We also discussed about the trade ties between the two countries and the energy aspect, capacity building, education, agriculture and social protection. The cooperation in these sectors were discussed by both of us. India has achieved tremendous success in digitizing the public services. So likewise, Sri Lanka is also taking the same path, and Honorable Prime Minister Modi assured me of support in that endeavor. We have strong
person-to-person relationships. And I think these the paths that we have chosen for bilateral development will certainly pave the way for more avenues to come up and for more advantages to be accrued to both countries. Sri Lanka, I asked for support from the Prime Minister of India, and he assured me of continued support. The bilateral technical support that is required for the offshore activities is also sought from you, Honorable Prime Minister. We also want to find a durable and sustainable solution to the fishermen's issue that has become a plague for both countries. And there are bottom trawling systems being adopted by the fishermen in that area, and that needs to be put an end to, because that will spell doom to this industry. And we requested the Honorable Prime Minister to take steps to put an end to practices which are detrimental to the industry and the people. And there are some bilateral agreements were exchanged today. And I invited the Honorable Prime Minister to visit Sri Lanka. And I have always also given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. The cooperation of India will certainly flourish, and I want to reassure our continued support for India. Thank you. Thank you. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति दिसानायके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो राष्ट्रपति दिसानायके की अपनी पहली राजकीय यात्रा में भारत को चुनने के लिए खुशी जाहिर की, आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नई गति और ऊर्जा प्रदान करेगी। आइए नजर डालते हैं क्या बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संयुक्त प्रेस वार्ता के संबोधन में। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत को चुना। इस पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके का आभार जताया। साथ ही इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके को कहा, साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। भारत और श्रीलंका के संबंधों में तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अब दोनों देश आगे बढ़ेंगे। अगले साल से श्रीलंका के 1500 सिविल सर्वेंट को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति पर आगे काम किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आशा करता है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका के विकास में भारत एक विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके को आश्वस्त किया कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार रहेगा। चेन्नई जाफना उड़ान से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ये इस तरह के तमाम वो कदम रहे भारत और श्रीलंका के बीच में जो भारत द्वारा उठाए गए हैं। भारत और श्रीलंका लगातार पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी मजबूत करने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजिकल डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी, शिक्षा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी,
मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन तमाम क्षेत्रों में भी भारत और श्रीलंका एक साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही अंत में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके को बहुत साफ कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत राष्ट्रपति दिसानायके के नेतृत्व में एक विकसित या श्रीलंका की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी के रूप में साथ रहेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति दिसानायका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया कि श्रीलंका की जमीन भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आइए इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के विधानमंडल सत्र में। आज से ये सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले ही लगातार हंगामा देखा गया कि जिस तरह से विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा। और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था
जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसकी जगह। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। और भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचट तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू, अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार। नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे अगली बार। सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए, और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें। आप मंत्री जी बोले, आप प्लीज बैठे। चलो आप दे देना जब अवसर हो। बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठे। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ। तो यूपी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर किए विपक्ष पर हमले। आइए एक बार फिर लौटते हैं भारत श्रीलंका संबंधों पर। राष्ट्रपति दिसानायके भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। अब से कुछ देर पहले ही संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने दोनों ही देशों के संबंधों में आगे बढ़ते हुए कई नए क्षेत्रों का एक तरह से उल्लेख किया, और साथ ही साथ ये भी बात हुई कि कैसे फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अब दोनों देशों के संबंधों पर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ पर फोकस रहेगा। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ SR तयाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर तयाल आपका।
सबसे पहले तो एम्बेसडर तयाल यही जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति दिसानायके की पहली राजकीय यात्रा और उसे भारत को चुनना उनके लिए किस तरह के बड़े संकेत दिखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत को दिया है। जैसा हमारे दर्शकों को याद है, पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल भी हुई है बहुत, और वो एक आर्थिक भी बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति से गुजरा है, जहां भारत उसके साथ खड़ा रहा और राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि उसका वो एक्नॉलेजमेंट किया। मैं समझता हूं कि अब जिस तरह राष्ट्रपति दिसानायके अपने आप जीते हैं और 2/3 मत बहुमत से उनकी पार्टी पार्लियामेंट में जीती है, और एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि तमिल जो है श्रीलंका के, उन्होंने भी उनकी पार्टी को भी वोट दिया और उनको भी वोट दिया है। तो एक बड़ा ही एक अच्छा माहौल इस समय श्रीलंका में है, और उस माहौल में जो भी पहले की बात रही उसको अगर छोड़ा जाए और जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आगे की तरफ देखा जाए, फ्यूचरिस्टिक विजन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही। और 2 चीजें जैसा आपने कहा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी। इस सब में बहुत सारी जो समझौते हो रहे हैं और जो दिशा प्रधानमंत्री ने बहुत डिटेल में अपने वक्तव्य में बताया, और जो भारत के सब लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति दिसानायके ने बड़ा क्लियरली पब्लिकली कहा कि श्रीलंका की जमीन को कभी भी भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी नींव पड़ी है भारत और श्रीलंका के संबंधों को। जो भी पीछे हुआ कुछ वर्षों में, कुछ राष्ट्रपति शायद इतने भारत के प्रति अच्छे उनका नहीं था नजरिया, पर अगर भविष्य की तरफ देखें और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस समय राष्ट्रपति दिसानायके की है, जो अगले 5 साल रहेगी, हमारे यहाँ तो खैर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ही, पिछले 10 वर्ष से है, अब फिर 5 वर्ष की और मैंडेट है, और एक बहुत ही अच्छा रोड मैप दो राष्ट्रपति दिसानायके और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने रखा है, अपने दोनों देशों के सामने रखा है। इससे बहुत डिटेल में 1500 सिविल सर्वेंट्स यहाँ ट्रेंड होंगे, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप है वो उसमें अलग अलग स्तरों पे होती है। जैसे छात्रवृत्तियां बढ़ाई जा रही हैं, सिविल सर्वेंट्स एक दूसरे के भारत श्रीलंका के भारत में ट्रेन होंगे, टूरिज्म बढ़ने की बात हो रही है, नई फेरी सर्विसेज की बात हो रही है तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के बीच में। तो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वार्तालाप हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच में, और एक बहुत अच्छा मैसेज, संदेश दोनों देशों के राजनीतिक समाज को, जनता को और व्यापारियों को, ऑफिशियल्स को जाएगा कि भारत और श्रीलंका अब बिल्कुल साथ साथ हैं और एक दूसरे के हितैषी हैं, हिमायती हैं, भागीदार हैं। और फिर बात यही कहेंगे कि देखिए डेवलपमेंट, दोनों देश का जो नेता हैं क्या चाहते हैं कि देश की जनता आगे बढ़े, देश का विकास हो, श्रीलंका का विकास हो, भारत का विकास हो, और साथ साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इस विकास की गति और बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा संदेश आज दोनों नेताओं ने विश्व के सामने दिया है और भारत और श्रीलंका की जनता को दिया है। बिल्कुल एम्बेसडर तयाल, एक नई सत्ता के साथ राष्ट्रपति दिसानायके ने जहां एक तरफ ये कहा है कि श्रीलंका की जमीन भारत के हितों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, तो इस पहली मुलाकात में राजकीय यात्रा में भारत ने भी आश्वस्त किया श्रीलंका को कि श्रीलंका के विकास में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर लगातार श्रीलंका के साथ बना रहेगा। एक लंबा रिश्ता रहा है भारत और श्रीलंका का, उस रिश्ते को यहाँ से एक नई ऊर्जा, एक नई गति के साथ अब दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर तयाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।